फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको इस चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी का है पहला वीडियो, तो हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय आय के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम ऐसे ही पिक्चोरियल, 3D इमेजेस, ग्राफ्स इत्यादि की मदद से चर्चा करते हैं आपके साथ। और आज भी हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। पहले जानते हैं राष्ट्रीय आय होता क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, यहाँ एक वर्ष का मतलब एक वित्तीय वर्ष जो होता है, फॉर एग्जाम्पल भारत के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासी द्वारा, चाहे घरेलू सीमा के अंदर हो या विदेशों में भी उत्पादन के जरिए हो, आय हुआ है तो उसे शामिल किया जाता है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का जब बात होगा तो चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर हुआ हो या विदेशों में हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में जो आय है उसको शामिल किया जाएगा। हालांकि इसके अंतर्गत मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। अब ये मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है तो वो देखिए, आलू को प्रोसेसिंग किया गया और अंतिम वस्तु के रूप में निकला चिप्स। तो ये जो आलू आती है ये आ जाएगी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, और चिप्स जो है ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा अंतिम वस्तु के रूप में। किसान आलू को उत्पादन करके बेच रहा है, फिर वो आलू मीन्स प्रोडक्शन किसान का हुआ, ये फर्स्ट में आ गया, आलू सेकेंड में आ गई, मध्यवर्ती वस्तु है, और फाइनली ये कन्वर्ट होती है चिप्स के रूप में, तो ये हो गई हमारी अंतिम वस्तु। तो जब हम लोग राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग इस कड़ी में बीपीएससी 69वीं के प्रीलिम्स के कड़ी में कई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं पर चर्चा किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल रक्त, देन श्वसन तंत्र, डाइजेशन, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यूरोपियन आगमन, ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि भारत का भौतिक स्वरूप, और इन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप इसे यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरे तक, जिनको भी लाभ मिल पाए इसका। हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को जानते हो, लेकिन पिक्चोरियल फॉर्म में या 3D इमेजेस के जरिए जब हम इसको समझ लेते हैं, एक तरह से एक वीडियो फॉर्म हमारे अंदर जनरेट होता है, तो जो गलती करने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, या यूँ कहा जाए कि न के बराबर होती है, तो गलत नहीं होगा। ये जो गलती करने की संभावनाएं हैं ये नहीं हो, इसी के लिए हम लोग इस कड़ी को प्रारंभ किए हैं। और अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो भी आपके लिए ये बेहतर है कि आप इसे अच्छे फॉर्म में समझते चले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बीपीएससी के प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं आज जो कर रहे हैं राष्ट्रीय आय, इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करती है, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा इसको कराया जाता है। ये सीएसओ की स्थापना मई 1951 में नई दिल्ली में हुई थी, और ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष जो मैंने अभी बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है हमारा। भारत की बात किया जाए तो इस आंकड़ों की गणना करती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन करता है। अब ये 3 क्षेत्र क्या है इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करेगी केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, और ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन करती है। पहला क्षेत्र हो गया प्राइमरी सेक्टर, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग उन वस्तुओं को रखते हैं जो जनरली रॉ मटेरियल्स होता है या कच्चा माल होता है, जैसे कृषि से जो प्राप्त होता है, पशुपालन से जो प्राप्त होता है, या माइनिंग के जरिए जो प्राप्त होता है, खनन के जरिए जो प्राप्त होता है। तो जनरली जो आपको प्राथमिक क्षेत्र है वो एक रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है इकोनॉमी में। तो ये आप
याद रखेंगे। दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र, जो कि सेकेंडरी सेक्टर होता है। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ है उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को अपने गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है और एक दूसरा चीज़ बना के तैयार करता है। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन है, बिस्किट है, केक है इत्यादि है। ये क्या कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को उठा रहे हैं और इसको अपने यहाँ निर्माण कर, मैन्युफैक्चरिंग कर एक दूसरे उत्पाद के रूप में बना के मार्केट में भेज रहे हैं। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र अर्थात टर्शियरी सेक्टर पर। तो इस क्षेत्र में सेवाओं को काउंट किया जाता है। वो सेवा जिससे कुछ अर्थ का उत्पादन हो रहा हो, वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे यातायात है, बीमा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब क्षेत्रों को टर्शियरी सेक्टर या तीसरे क्षेत्र में रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र हम लोग समझ गए। प्राथमिक क्षेत्र में एक रॉ मटेरियल्स बन रहा है, सेकेंडरी क्षेत्र में उसका एक प्रोडक्शन हो रहा है, और टर्शियरी क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में ये जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुआ, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा किया जा रहा है तृतीय क्षेत्र के जरिए। इसके अलावा भी तृतीय क्षेत्र लोगों की सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करता है। अगर रिसेंट आप देखेंगे तो 55% जो हमारा राष्ट्रीय आय है वो तृतीय क्षेत्र से है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र से केवल 19% आय होता है, सेकेंडरी क्षेत्र से 26% आय होती है। यानी भारत में जो इनकम है, भारत का जो राष्ट्रीय आय है, इसका एक बड़ा हिस्सा तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर से आता है और वो है 55% का। प्राथमिक क्षेत्र का है 19%, द्वितीय क्षेत्र का है 26% और तृतीय क्षेत्र का है 55%। तो ये वो आंकड़े हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। हाँ, एक और चीज़ है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप यहाँ देख तो रहे 19%, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग अपने कार्यों, ज़्यादातर लोग जो भारत में लगे हुए हैं कार्यों में, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। तो लोगों का जो जुड़ाव है, लगाव है, वो प्राथमिक क्षेत्र से है, लेकिन वो इतना बड़ा राष्ट्र के आय में योगदान देता हुआ नहीं दिखता है। फिर भी भारत जैसे राज्य में प्राथमिक सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय आय की गणना दो आधार पर की जाती है, एक चालू कीमत पर और एक स्थिर कीमत पर। मीन्स एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है और एक करंट प्राइस डिसाइड होता है। टोटल जो राष्ट्रीय आय है, इसको जब जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है तो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। ये याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है। भारत में किस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा का लगभग 4,30,081 रुपया। न्यूनतम में है बिहार का 40,982 रुपया। चालू कीमत का मतलब होता है एकदम अभी जो करंट प्राइस है वो, उस पर हम लोग निकाल रहे हैं गणना। और दूसरा है कि इसके लिए हम लोग एक आधार वर्ष डिसाइड करते हैं और उस पे जो फिक्स्ड रहता है, जैसे पिछला आधार वर्ष 2011-12 है, अभी का आधार वर्ष 2017-18 है, इसको बना लिया गया है। तो हम लोग 2017-18 को आधार वर्ष मानते हैं। तो 2021-22 के लिए हमारा जो भी इनकम बढ़ा या घटा होगा, इसके मानक होंगे 2017-18 का जो हमारा इनकम रहा होगा वो। मतलब मान लीजिए कि 2017-18 में भारत की राष्ट्रीय आय 100 रुपया था और इस बार 120 रुपया हुआ, तो 20% की बढ़त हुआ। और ये डिसाइड किया जा रहा है किस पे? जो हम लोगों ने आधार वर्ष बना करके रखा है वो। तो ये स्थिर कीमतों पर जानने के लिए आधार वर्ष पे क्या निकलता है इसके ऊपर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा। इसके पहले जो हम लोग का आधार वर्ष था वो 2011-12 था, लेकिन वर्तमान में आधार वर्ष 2017-18 है। अब आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। उसके पहले ये प्रति व्यक्ति आय वाला चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उस राष्ट्र की टोटल आय को टोटल जनसंख्या के साथ जब डिवाइड करते हैं तो पता चल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एवरेज क्या आय प्राप्त हो रही है। हाँ फ्रेंड्स, बैकग्राउंड से कभी कभी ऐसा एक शोर आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग क्लासरूम में भी रहे तो वहाँ भी ये शोर आती रहती है, थोड़ी हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसे। और सामने स्क्रीन पे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया ही रहता है,
तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि डिस्टरबेंस होना चाहिए। खैर फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं इसको और बेहतर फॉर्मेट में आपके पास ला सकूँ। आते हैं अब हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पर चलेंगे और अगले विषय पे करेंगे चर्चा। इसके पहले और एक बात कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की गई है ऐप की, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। उस ऐप को डाउनलोड करने के पीछे आपके जो लाभ के जो कारण हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपको वहाँ टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे तरह से अवेलेबल कराया गया है, जो हमारे रिसेंट ऑप्शन और रिसेंट पैटर्न, रिसेंट सिलेबस के ऊपर आधारित है। ये जो ऑप्शन में बदलाव किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग लाई गई है, बिल्कुल उसी पद्धति पे बनाई गई है। प्रश्न का स्टैंडर्ड भी बीपीएससी स्टैंडर्ड का है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग नॉर्मल टेस्ट सीरीज खरीदते भी हैं तो या तो वो विलो हो जाता है स्टैंडर्ड से या बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। ये तकरीबन समतुल्य आप कह सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो इसके साथ मिल रहा है आपको वो है एक प्रॉपर एनालिसिस। बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके ये बताएगा कौन सा सेक्टर आपका कमज़ोर है, कौन सा सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। हम लोग इसमें बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और अगले स्लाइड्स पे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आय से जुड़े और अन्य फैक्ट को, और इसके बाद मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में कि किस तरह से हम इस ऐप के मदद से बेहतर कर सकते हैं। दादा भाई नेरोजी ने वर्ष 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी, और वो जो आय था वो 20 रुपया था। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय बताई और ये 30 रुपया था। जबकि VKRV राव ने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, यानी अभी तक जो था वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था, VKRV राव ने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया, और ये जो आकलन आया ये था 62 रुपया प्रति व्यक्ति 1931-32 में। यानी 1867-68 में 20 रुपया, 1901 में 30 रुपया और 31-32 में 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी भारत की। तो ये एक प्रति व्यक्ति आय से जुड़े कुछ फैक्ट्स थे जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो ये याद रखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से पहली बार 1931-32 में VKRV ने किया, 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय। जनरली पूछे किसने किया था तो दादा भाई नेरोजी 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। अब आय को कैलकुलेट करने के कुछ पैमाने हैं, और उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, पहला शब्द है सकल, मीन्स टोटल ले लेंगे, और घरेलू शब्द का प्रयोग किया है। तो घरेलू शब्द का जब प्रयोग हुआ है तो हम लोग इसमें उन फैक्ट्स को लेंगे जो उन उत्पादों का, उन आय को कैलकुलेट करेंगे जो हमारे जोग्राफिकल एरिया, जो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है इसके अंदर हुआ होगा। मतलब हमारा जो घरेलू सीमा है, जो आप मैप के जरिए देख पाते हैं, जो भारत का घरेलू सीमा, तो उस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जब किसी देश के निवासी द्वारा, या विदेशी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ बनाया जा रहा है, उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, इसके उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य मतलब जो बाजार में जिस मूल्य पर बिक रहा है, जो बाजार का मूल्य है, अंतिम मूल्य, वही GDP कहलाता है। अब इस सीमा में ना एक दो चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे जब मैं ज्योग्राफिकल सीमा की बात कर रहा हूँ तो केवल जो मैप में आपको दिख रहा है वो नहीं, उसमें समुद्री सीमा भी आती है जो 12 नॉटिकल माइल्स है। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1852 मीटर्स, सो आप 1.8 किलोमीटर के आसपास पकड़ सकते हैं। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात होगी तो भारत के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा में इसका जो स्थलीय सीमा है वो, समुद्री सीमा है वो, ये भी काउंट होगा, जो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है। इसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका, वो उत्पादन 2 फॉर्म में होगा, या तो वस्तु होगा या तो सेवा होगा। तो जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तु है चाहे सेवा है, इन दोनों का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य निकलेगा वही होगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद या GDP। तो ये है GDP, जो पहला आय कैलकुलेट करने का साधन है, या आय कैलकुलेट करने का जो विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है वो GDP को प्रयोग किया जाता है।
प्रायः आप न्यूज में देखते होंगे भारत की जीडीपी घटी बढ़ी, ये जीडीपी का संबंध इसी से है। एक बार और मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके में स्पष्ट कर दूं तो भारत के किसी भी देश के, मतलब जिस देश का जीडीपी निकालना है उस देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा मीन्स जो उसका मैप है, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, वो भी इसके अंदर देश के निवासियों द्वारा, चाहे वो देश के निवासी हो या विदेशी हो, ये भी चलेगा, देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा मीन्स उसके बाउंड्री में जो भी कर रहा है, चाहे वो देश के नागरिक हो या बाहर का नागरिक हो, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वस्तु या सेवा का, उस प्रोडक्शन का जो बाजार मूल्य है, अंतिम मूल्य का अर्थ होता है बाजार मूल्य, अर्थात उसमें टैक्स शामिल है, लाभ शामिल है, फाइनल दाम जो है, उस दाम को, उस फाइनल मूल्य को कहते हैं जीडीपी। तो आप समझ गए होंगे जीडीपी को बहुत अच्छी तरह से। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाला उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष से, भारत के लिए हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। घरेलू सीमा का अर्थ हो गया स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों। उत्पादन कौन करेंगे, तो निवासी भी कर सकते हैं, विदेशी भी कर सकते हैं, और इसका जो अंतिम मूल्य है यानी जो बाजार मूल्य है वही कहलाता है जीडीपी। आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। अगला होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा जीडीपी प्राप्त हुआ है उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, यानी जो जीडीपी प्राप्त हुआ है उसमें कार्य करने के दौरान कई बार मशीनों का प्रयोग हुआ, फिर किसी भी रूप में जो आपका मूल्य घटा या उस उत्पादन के दौरान आपको जिस रूप में पैसों की ह्रास हुई उसको हम लोग जब घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। सो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब आते हैं अगला जीएनपी। जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी ये क्या होता है इसको जानते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पर घरेलू हटा करके राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल घरेलू नहीं बल्कि इंडियंस के रूप में जो बाहर भी हैं लेकिन भारतीय हैं, मतलब केवल भारतीयों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित हुआ है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहलाता है। एक बार फिर से, केवल भारतीयों को काउंट किया जाएगा, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो। इसमें भारतीयों द्वारा, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, एक वर्ष के अंदर कुल उत्पाद उन्होंने जो प्रोडक्ट किया है उसका जो वो उत्पाद वस्तु हो सकता है या सेवा हो सकता है, उसका जो फाइनल मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, उसी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। मीन्स जीडीपी, जीएनपी में हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस एक्स, यहाँ एक्स जो है वो भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य है, माइनस एम विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य है। अगर हम लोग इसको घटा देते हैं तो जीएनपी प्राप्त हो जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करते समय भी एक समस्या आती है कि हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके शुद्ध रूप को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो जो अभी हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा था, जब हम लोग मूल्य ह्रास को घटा दे रहे थे तो वो शुद्ध वाला प्राप्त हो जा रहा था, वही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। जब हम लोग जीएनपी में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक कैलकुलेशन के जरिए समझाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी 150 है तो 150 में आप प्लस 80 कर दीजिए बाहर से आने वाले आय को, और फिर विदेशियों के आय को माइनस कर दीजिए, तो जो प्राप्त होगा ये आपका जीएनपी प्राप्त होगा। सो जीएनपी के साथ साथ एनएनपी भी हम लोगों ने समझा। एनएनपी भी बहुत आसान होता है, उसमें हम लोग केवल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से
मूल्यह्रास को यानी डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो एनएनपी भी प्राप्त हो जाता है। ये है हमारे आय को प्राप्त करने के जानने के 4 सोर्स: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। एनएनपी में जीएनपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था एक ऐप के बारे में, जो हमारा ऐप है, जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और इस ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा। आपको 2 टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसका जो इवेल्युएशन है वो बहुत बेहतर किया गया है। एक्चुअली बिना सेल्फ मूल्यांकन के तो हम समझ भी नहीं सकते हमारा कौन सा सेक्टर आसान है, कौन सा सेक्टर हार्ड है, और किस पे मुझे मेहनत करना है, कैसे मुझे इस पे आगे बढ़ना है। इसके लिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि हम लोग समझ पाए कि हमारा अपना कमी क्या है या हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स है और वो आप प्राप्त करके क्वालिफाई कर जाए, ऐसा नहीं है। इसमें हमें दूसरों के साथ कम्पीट करना होता है, तो हमारा हर एक विषय जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये फ्रेंड्स जो स्लाइड से आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। फ्रेंड्स, इवेल्युएशन के लिए भी हमको एक सटीक सोर्स चाहिए और वो सोर्स उपलब्ध करा देगा ये आपका टेस्ट सीरीज। होपफुली ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस पूरे ऐप को कि ये आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, हम लोग कुछ क्लासेस भी इस पर लॉन्च करने जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वो आपको बीपीएससी 69वीं के कुछ मटेरियल्स को उपलब्ध कराएंगे और कुछ अफोर्डेबल फी में हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड, आज राष्ट्रीय आय में इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।